Action potential. Action potential is characterized by more positive inside of the membrane than the outside. आपने पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो बाहर वाली साइड होती है, बाहर वाली साइड नेगेटिव होती है। यहाँ पे ये देखो, सॉरी, बाहर वाली जो साइड है वो पॉजिटिव है और जो इनर साइड है वो नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, अंदर वाली साइड पॉजिटिव होती जाएगी और बाहर वाली जो साइड है वो नेगेटिव होती जाएगी। तो हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से। एक्शन पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन देन द आउटसाइड। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा तो मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है वो पॉजिटिव होती जाएगी और जो बाहर वाली साइड है वो नेगेटिव होती जाएगी। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कब होगा? व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव्स अ स्टिमुलस, then action potential will be produced. Means action potential is actually generation of the nerve impulse. जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को ही हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे ग्राफ में आप देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, आपकी बुक में इन्वर्टिब्रेट जो स्किड है उसकी नर्व की जो एक्शन पोटेंशियल है उसको शो किया हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्किड एक इन्वर्टिब्रेट है, उसके न्यूरॉन की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -65 है। जब उस स्किड का जो न्यूरॉन है मैसेज कंडक्ट नहीं करता, नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करता, तो उस वक्त उसका जो वैल्यू है वो -65 है। यहाँ पे जो माइनस से दिया गया है, ये माइनस से उस प्रोटीन्स को शो करते हैं जो मेम्ब्रेन की इनर साइड पे मौजूद होती हैं, विच कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो -65 मिली वोल्ट, यहाँ पे ये देखिए मिली वोल्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू शो किया है कि -65 मिली वोल्ट वैल्यू होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का जब न्यूरॉन मैसेज कंडक्ट नहीं करता। जैसे ही उस न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस के बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल की जो स्टार्ट वाली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। यानी जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में चेंज होती है, तो उस वक्त जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता है। वजह क्या है कि जो सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं वो एक्शन पोटेंशियल के स्टार्ट होते ही वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मूव करेंगी जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा। तो स्टिमुलस के मिलने से जो स्टार्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद अब जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेस नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव के बाद वैल्यू 0 पे आता है, 0 के बाद वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज क्यों आती है? वजह यह है कि जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस मिलने के बाद जो बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं वो सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करेंगी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मूव करेंगी। जैसे ही वो आयंस न्यूरॉन के अंदर की तरफ मूव करेंगी तो अंदर जो प्रोटीन की वजह से नेगेटिव चार्ज था वो आस्ता आस्ता पॉजिटिव में चेंज होता जाएगा। क्यों पॉजिटिव में चेंज होगा वैल्यू? कि सोडियम की जो आयंस हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगी। तो एक्शन पोटेंशियल की द स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद जो एक्शन पोटेंशियल आगे कंटिन्यू करेगा उस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वो कंडीशन है एक्शन पोटेंशियल की जब सोडियम आयन से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मूव करेंगी और जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से पॉजिटिव होती जाएगी और बाहर से नेगेटिव होती जाएगी। इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होगी तो सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर मूव करेंगे तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इनर साइड पॉजिटिव होती जाएगी और ये पॉजिटिव होती जाएगी और बाहर की तरफ नेगेटिव होगी, क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम आयंस कम हो गए तो उस वजह से जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में सोडियम के गेट्स या जो चैनल्स होते हैं वो ओपन होते रहेंगे और सोडियम अंदर की तरफ रन करता रहेगा।
डीपोलराइजेशन स्टेट एक ऐसे पॉइंट पे आएगी जहाँ पे जो वैल्यू है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वो +40 तक आएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। जब +40 पे आएगा तो +40 के वैल्यू आने के बाद जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। डीपोलराइजेशन की जो टॉप वैल्यू है +40, उसके बाद मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर की तरफ से फुली नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन यानी वैल्यू +40 तक पहुँचेगा यानी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसके बाद सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे। सोडियम चैनल्स के क्लोज होने के बाद मेम्ब्रेन में जो पोटासियम चैनल्स हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। पोटासियम चैनल्स ओपन और जो सोडियम के चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। तो पोटासियम चैनल्स के ओपन होने के बाद जो पोटासियम है, हमने पहले पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कि पोटासियम आयंस अंदर की तरफ ज़्यादा होती हैं। जैसे ही पोटासियम चैनल्स ओपन होंगे तो ओपन होने के बाद पोटासियम के जो आयंस हैं वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ मूव करेंगी और जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो मेम्ब्रेन अंदर से फिर नेगेटिव हो जाएगी और बाहर की तरफ पॉजिटिव, क्योंकि पोटासियम आयंस बाहर जा रहे हैं। तो पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू थी वो चेंज हुई और उसके बाद रीस्टोर होती है। जब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है। और उसके बाद जब टॉप वैल्यू आती है एक्शन पोटेंशियल की तो उसके बाद फिर सोडियम के चैनल्स बंद हो जाते हैं और पोटासियम के चैनल्स ओपन होते हैं। जो अंदर की तरफ पोटासियम ज़्यादा है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएंगी तो जो मेम्ब्रेन है वो अपने नेगेटिव वैल्यू यानी उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फिर रीपोलराइज होकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आएगा। रीपोलराइजेशन के बाद ये जैसे ही मेम्ब्रेन नेगेटिव की तरफ मूव करेगी तो सोडियम चैनल्स ओपन होते रहेंगे और सोडियम जो है वो बाहर मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से नेगेटिव हो जाएगी। सोडियम के जो चैनल्स हैं वो क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव, तकरीबन यहाँ पे आप देखें कि हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ जाती है जो तकरीबन -85 या -90 तक वैल्यू यानी डाउन हो जाता है। वैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो -65 है, लेकिन रीपोलराइजेशन के बाद कुछ सोडियम के जो चैनल्स होते हैं वो जल्दी में क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से सोडियम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ से बाहर ज़्यादा रश करते हैं यानी मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइजेशन में चली जाती है, यानी उसका वैल्यू नेगेटिव में चला जाता है, जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी डाउन जाएगा। अब सवाल ये है कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन में क्यों जाती है? हाइपर पोलराइजेशन में इसलिए जाती है कि नर्व इम्पल्स को दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने के लिए थोड़ा गैप मिल जाए। अगर यहाँ पे आके यहाँ से फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता तो नर्व इम्पल्स को टाइम कम मिलता प्रोपेगेट होने में। तो इस वजह से नेचर ने यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन स्टेट रखी ताकि उससे जो नर्व इम्पल्स आ रही है तो नर्व इम्पल्स को थोड़ा गैप मिल जाए। अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद मेम्ब्रेन वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाएगी और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद फिर जो थ्रेशोल्ड लेवल आएगी, थ्रेशोल्ड लेवल के बाद फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा और फिर हाइपर पोलराइजेशन और फिर इसके साथ जो है नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट। अच्छा, हर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद फिर ये जो इम्पल्स है वो आस्ता आस्ता आगे प्रोपेगेट होगी यानी मूव करती रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल एक्शन ये जो पूरा ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो पूरा ग्राफ है ये एक्शन पोटेंशियल का था। तो इस एक्शन पोटेंशियल की जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको हमने यहाँ पे अलग समराइज़ किया हुआ है पॉइंट्स में कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑल गेटेड आयन चैनल्स आर क्लोज्ड, यानी इसमें सोडियम चैनल्स भी क्लोज हैं और उसके अलावा पोटासियम चैनल्स भी क्लोज हैं। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस के आने के बाद जो एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट स्टार्ट है थ्रेशोल्ड के बाद वो है डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइजेशन वो कंडीशन है जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम न्यूरॉन के अंदर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही सोडियम
पॉजिटिव चार्ज्ड है, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ मूव करेगा तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाएगी, यानी न्यूरॉन का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो चेंज होगा। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के चेंज होने से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। फिर रिपोलराइजेशन स्टेट है एक्शन पोटेंशियल की। रिपोलराइजेशन वो कंडीशन है जब सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और पोटासियम चैनल से ओपन हो जाएंगी। तो रिपोलराइजेशन वो स्टेट है जब सोडियम अंदर ज़्यादा है और जो पोटासियम है वो भी अंदर की तरफ से उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो पोटासियम भी बाहर की तरफ से अब मूव करेगा। रिपोलराइजेशन में पोटासियम बाहर की तरफ मूव करते हैं और डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर की तरफ मूव करते हैं। सोडियम के अंदर मूव होने की वजह से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाती है और पोटासियम के बाहर जाने से जो मेम्ब्रेन है फिर वापस से अपनी रेस्टिंग कंडीशन में जाती है, यानी अंदर की तरफ से नेगेटिव वैल्यू होता है। सोडियम चैनल्स क्लोज एंड पोटासियम चैनल्स ओपन, सोडियम मूव आउट ऑफ द न्यूरॉन। जैसे ही सोडियम न्यूरॉन की बाहर की तरफ मूव करेगा तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन आती है हाइपर पोलराइजेशन। पोटासियम चैनल स्टिल ओपन, यानी पोटासियम के चैनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वैल्यू के आने तक भी फिर भी क्लोज नहीं होते, वो फर्दर ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पोटासियम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उस हाइपर पोलराइजेशन के बाद फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और अगेन एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो एक्शन पोटेंशियल के दौरान एस्टेब्लिश होते हैं। ये डेफिनेशन हम नहीं पढ़ी थी एक्शन पोटेंशियल की, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी लोकलाइज्ड रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी ऑफ न्यूरोलीमा व्हिच अकर्स व्हेन न्यूरोलीमा इज स्टिमुलेटेड। जब न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी है वो चेंज होती है। मेम्ब्रेन की पोलरिटी के चेंज होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसका जो थर्ड स्टेप है वो है प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और फोर्थ स्टेप है साइनेप्स। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे।